आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण को लेकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी। आदिवासी क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण का विरोध तेज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित आदिवासी नेताओं का होगा जमावड़ा। अलीराजपुर, जोबट, कोक्षी और गंधवानी विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों, सरपंचों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक पटेल फार्म हाउस बोरखड़ में संपन्न हुई। बैठक आगामी 12 नवंबर को जोबट, कोक्षी, गंधवानी सीमा क्षेत्र के ग्राम डावड़ी में एक बड़े जन आंदोलन के आयोजन का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एवं पूर्व मंत्री व कोक्षी विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल हनी सहित क्षेत्र के कई आदिवासी विधायक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने की तथा जोबट विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल के नेतृत्व में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। जोबट विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल ने कहा, आदिवासी समाज की आवाज अब दबाई नहीं जा सकती। जब हमारी माताएं, बहनें, किसान और नौजवान सड़कों पर उतरेंगे तब सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। मैं हर गांव, हर कार्यकर्ता के साथ खड़ी हूं। सूत्रों के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा हाल में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक निवेश नीति के तहत कई आदिवासी क्षेत्रों की जमीन निजी परियोजनाओं को दी जा सकती है। इससे स्थानीय समाज में भारी असंतोष है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को आदिवासी अस्मिता बनाम सरकारी नीतियों के रूप में उठाने की रणनीति बनाई है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार 12 नवंबर को होने वाला डावड़ी का ये कार्यक्रम प्रदेश में आदिवासी राजनीति की नई दिशा तय कर सकता है। हम सब आज यहाँ पर हमारी जमीन को बचाने की चर्चा करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हम सब मिलकर, आज ना ये कांग्रेस की बैठक है, ना बीजेपी की, ना कोई पार्टी की बैठक नहीं है। आज हमारी जमीन बचाने की बैठक है। इसलिए आप सबको बताया भी है और मैं भी इतना बताना चाहूँगी कि हमारी जमीन बचाने के लिए हम सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। यहाँ कोई पार्टी वाल्टी की बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन हमको हमारी जमीन कैसे बचाना उसके ऊपर हम सब चर्चा करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और सभी ने बताया है, धार से कुक्षी विधानसभा के भी जितने भी गांव आ रहे वो भी सबको सब आना है। हमारे जोबट वाले भी सब आएंगे, आपके अलीराजपुर के मोरासा वाले भी सबको आना है, और दूसरे जिले में भी जो जो गांव जा रहे हैं उन सबको भी खबर करेंगे और हम सब मिलकर एक होकर हमारी जमीन बचाने की बात करेंगे। और इस प्रोग्राम को रखने के लिए आज हम एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और इसके बाद आपके गांव भी आएंगे, आपके ये कुक्षी भी आएंगे, इधर भी जाएंगे, सबको खबर भी करेंगे। और हमारे जो बड़े लीडरशिप है, चाहे जीतू पटवारी भाई साहब हो, चाहे हमारे उमंग सिंगार जी हो, और चाहे राजा साहब दिग्विजय सिंह, जो भी आना चाहेगा, हमारी इस लड़ाई में भी जो भी शामिल होगा हम सबको बुलाएंगे। कोई ये ना बोले कि हमें खबर नहीं मिली, हम सबको खबर भी करेंगे। और हो सकता है कहीं व्हाट्सएप ग्रुप से भी किसी को खबर लगे तो आप सबको भी आना ही है और सबको एकत्रित होकर बड़ी सभा करेंगे। सरकार को हमको जगाना पड़ेगा कि सरकार हमको कहती है एक तरफ कि ये सब किस तरफ आप कागज और लेटर निकाल रहे हो, उसमें हमारे अधिकार जमीन छीनने का आप लेटर निकाल रहे हो, उसमें तारीख डली, उसके पैसे कोल इंडिया लिमिटेड के तरफ से पैसे सड़क बनाने के दिए जा रहे हैं, और एक तरफ सरकार, झूठी सरकार बोलती है कि ये सब अफवाह है। तो हम लेटर को माने कि आपकी अफवाह को माने? तो ये कहीं न कहीं हमारे आदिवासी समाज को गुमराह करने की ये इनकी साजिश चल रही। तो मैं आप सबको बताऊं कि हम सब मिलकर हमारी जमीन की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए मैं तो चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं, हमारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, सब की सब बड़ी 15-20 हजार की पब्लिक इकट्ठी करके हम सरकार को जगाएंगे। और लेकिन ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि हम हमारी जमीन का एक टुकड़ा नहीं देंगे इस सरकार को। ये हम संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने विधानसभा में उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी आदिवासी समाज की कोई भी जमीन नहीं छीनेंगे। तो जब जमीन नहीं छीनेंगे तो फिर ये लेटर पे लेटर किसके आ रहे हैं और किसके बोलने पे ये लेटर आ रहे हैं? और कंपनी वाले कहते हैं कि इस लेटर के माध्यम से हम आपकी जमीन का कंपनी डालने का काम करेंगे। तो फिर सरकार क्या काम कर रही है? तो कहीं न कहीं हम आदिवासी समाज को गुमराह कर रही है, हमारी जमीन छीनने का काम कर रही है। तो आप सब हमको एक होना पड़ेगा और हमारी जमीन बचाना होगा।
अगर आप किसी की बात सुनकर इस प्रोग्राम के सहभागी नहीं बने तो आप समझ सकते हो कि आप अपने आप के लिए लड़ाई नहीं लड़ोगे, ऐसा समझना अपने आप में। क्योंकि ये लड़ाई किसकी है? आपकी अपनी हमारी जमीन की लड़ाई है, कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी जमीन, हमारे बाप दादा ने हमको जमीन दे के गए, उस जमीन को बचाने की लड़ाई है। इसलिए आप सबको आना है और इस प्रोग्राम को सफल बनाना है, इतना मैं बोलना चाहूंगी। और रही बात विधानसभा की, तो विधानसभा चालू होने वाली अगले महीने। आप अभी सब ये जिस प्रकार से जो मीटिंगें होगी, इस मीटिंग के माध्यम से एक बार और मुख्यमंत्री को खड़ा करेंगे। कहाँ पे? विधानसभा में। कि आपने तो ये लेटर निकाल दिया, पहले तो आप बोल रहे थे कि हम कोई लेटर नहीं निकालेंगे, कोई जमीन नहीं छीनेंगे, और अब और नए लेटर क्यों निकाल रहे हैं आप? तो इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा विधानसभा के अंदर। इसलिए उसके पहले हम सबको एक बड़ी मीटिंग करना होगी और आप सबको आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी ने, कोई कांग्रेस ने, कोई फलाना ने, ये चीजें मत करना। ये आपकी अपनी लड़ाई है। एक बार पुनः बोल रही हूँ, आपको अपनी जमीन बचाने के लिए आपको इस प्रोग्राम का सहभागी बनना पड़ेगा और बहुत जल्दी हम बड़े लेवल पे कार्यक्रम करेंगे, उसमें आप सबको आना है। आप सब यहाँ पे आज आए, सबको भोजन भी करना है। और एक इंसान, अगर एक घर में 5 इंसान है तो आगे एक इंसान रहे, नहीं तो कहेगी तू चले जा, तू चले जा, तू चले जा। और लोग बेकाम में भी अभी कल से चालू कर देंगे कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं। चाहे ग्राम सभा में अपन ने लिख दिया कि ये हो रहा, लेकिन ग्राम सभा को वो मान्य नहीं कर रहे। आज धार जिले में, ये झाबा जिले में, पेटलावत में जाके देखो, थानला में जाके देखो, मेघनगर में जाके देखो, वहाँ अधिग्रहण हो रहे कि नहीं हो रही? अपन पहले भी बड़ा आंदोलन करा, अपने आदिवासी समाज ने करा, सबने करा, सबको मिलके सबको आना है। ये तो कांग्रेस वाले करवा रहे, तो कांग्रेस ही जाने ना। हमारा बिगड़ रहा, ना नेताओं का बिगड़ेगा। बिगड़ेगा किसका? आम जनता का। आज परेशान कौन होएगा? आज कह देंगे डाबड़ी को पूरा खाली कर दो, तलावड़ी को पूरा खाली कर दो, बामनबेड़ी को पूरा खाली कर दो, नेतड़ा को खाली कर दो, छोटी खट्टाली को कर दो, बलतमुंग को कर दो, तो अपने लोग जाएंगे कहाँ? जो गए ले उनकी ऐसी हालत होएली, चाहे फाटा डैम वाले हो, चाहे ये नर्मदा वाले, आज भी रो रहे कि नहीं रो रहे? केसरा भाई, माछलिया के, उमधा के, वास्कल के जमीन के लिए बेचारे अलग अलग कर दिए, गांव अलग अलग कर दिए, गांव के गांव उजाड़ देंगे। आज आधा गांव डाबड़ी वाले को कह देंगे कि गुजरात जाओ, आधा कोई मेघनगर तरफ जाओ, आधा कहेंगे खंडवा तरफ जाओ, आधा कहेंगे गुना तरफ जाओ। तो लोग अपने कितने लोग परेशान होंगे? ना जमीन मिलेगी, ना रिश्तेदार मिलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि 12 तारीख को अपन को डाबड़ी में इतना बड़ा आंदोलन करना कि प्रदेश नहीं, पूरे देश में माहौल ऐसा करो कि कभी ये आके न झाके नहीं, और आके झाकेंगे तो अपन को ताकत से डेंगा भी उठाना पड़से, धंधली भी उठाना पड़से, सब करना पड़से। लेकिन हाँ आपण विसरी गया, धंधली भी विसरी गया, फूंदा वाली धंधली लेने हिंड लेजे ने बताड़ देजे। फूंदा वाली धंधली नहीं चले, पहले वाली धंधली निकालो, अगर नहीं हसे तो मैं बनाई नाख दे, रेट बनावेंगे गुजरात में। तो ये करना पड़से। और कह दे कि डाबड़ी वाले जाने, हम कदवाल वाले नहीं आएंगे, इंदवन वाले नहीं आएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हर गांव से
पूरे जोबट विधानसभा से लोगों को आना पड़ेगा, अलीराजपुर विधानसभा से भी लाना पड़ेगा कैलाश भाई। आसपास जितने भी एक लड़ाई लड़ेंगे और अपन को मल्हारगंज थाना क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिवाली के एक दिन कुछ युवक लापरवाही पूर्वक पटाखे जलाकर घरों की ओर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। ये हरकत न केवल खतरनाक थी बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा करने वाली थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और तुरंत जांच शुरू कर दी। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो में दिख रहे युवकों को चिन्हित कर लिया गया और उनकी तलाश जारी है। डीसीपी लाल कृष्ण चांदी ने बताया कि इस प्रकार की लापरवाही और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले कार्य किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीमों को अलग अलग स्थानों पर भेजा गया है ताकि संबंधित युवकों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहारों के अवसर पर पटाखों का उपयोग सावधानी पूर्वक करें और किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल न हो जिससे दूसरों की जान या संपत्ति को खतरा पहुंचे। साथ ही इस तरह की घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस को दे ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। यह मामला एक बार फिर इस बात की याद दिलाता है कि त्योहार खुशी मनाने का अवसर है, न कि लापरवाही से दूसरों को खतरे में डालने का। पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, मल्हारगंज थाना क्षेत्र का एक वीडियो सामने आया जिस दिन दिवाली के दिन कुछ युवक लापरवाही पूर्वक एक घर में पटाखे फेंक रहे थे। वीडियो का संज्ञान लिया गया और जिन लोगों ने ये कृत्य कारित किया उनको चिन्हित भी कर लिया गया। पुलिस इनकी गिरफ्तारी में जुटी हुई है और जल्दी गिरफ्तार करके इन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कार्यवाही एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया के नेतृत्व में रात्रि में 1400 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई। कोतवाली पुलिस ने मुखबरी की सूचना पर बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध शराब बरामद की है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार पिछले 2 हफ्तों में अलीराजपुर पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब माफियाओं से जब्त की है। वहीं कल रात को अलीराजपुर पुलिस ने उड़वा फाटक से ये अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा है। इस ट्रक में करीब 1400 पेटी अवैध शराब भरी हुई है, जिसे पुलिस ने पकड़ा है। का स्वागत किया गया। करीब 200 से अधिक स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। 100 साल बेमिसाल संघ, जिसको लेकर पूरे भारत में पथ संचलन का कार्यक्रम चल रहा है। इसी को लेकर धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम सुंदरेल में निकाला गया पथ संचलन। शताब्दी वर्ष मना रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चलती बारिश में निकाला पथ संचलन। जगह जगह पुष्प वर्षा से पथ संचलन का स्वागत किया। करीब 200 से अधिक स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया।
कंजर परिवार से जावरा पुलिस का जनसंवाद। दूसरे दिन भी चला आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए बदनाम कंजर समाज के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुलिस ने क्षेत्र के राजा खेड़ी, ऊके खेड़िया में निवासरत कंजर समाज के लोगों की एक चौपाल लगाकर उनसे जनसंवाद किया और समझाइश दी एवं आपराधिक गतिविधियों से तौबा करते हुए पुलिस का सहयोग करने का आह्वान किया। वहीं ग्रामीणों ने अधिकारियों का पुष्पमाला से स्वागत किया। जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने संवाद करते हुए कहा कि जो युवा गलत राह पर चले गए वह वापस मुख्य धारा से जुड़े। आज की युवा पीढ़ी कब तक इसे बदनामी के कलंक को सहेगी। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी ने समाज के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय से जोड़कर शासन स्तर पर मदद का भरोसा दिलाया। मौजूद सभी लोगों को चोरी, डकैती, लूट, तस्करी सहित अन्य अवैध गतिविधियों से दूर रहने के साथ पुलिस का सहयोग करने की भी शपथ दिलाई। वहीं पुलिस द्वारा लोगों को अपराध की दुनिया छोड़कर खेती, किसानी और व्यवसाय जैसे वैध तरीकों से आजीविका कमाने के लिए प्रेरित किया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, एसडीओपी संदीप मालवीय के निर्देश पर ग्राम उकेडिया में रविवार रात शाम को जनसंवाद शुरू हुआ, जिसमें औद्योगिक थाना प्रभारी, सरसी चौकी प्रभारी सहित ग्रामीण जन एवं सरपंच भी मौजूद रहे। तो आपका जीवन यापन अच्छा आएगा, अच्छा जीवन यापन जिएंगे, आप बच्चों को भी पढ़ाएंगे। तो हमारा जो कहने का तात्पर्य है ना कि यही है, जो ये बरसों की आपकी जो ये रूढ़ी है ना कि नहीं साहब वो तो चोरी करना ही है, नहीं तो फिर वो समाज से बाहर कर देंगे, पंचायत से बाहर कर देंगे, कसम खिलाते हैं, ये सब बेकार चीजें हैं। यदि परंपरा ही बनाना है तो बच्चों को शिक्षा देने की बनाइए, अच्छे स्वास्थ्य की बनाइए, अच्छे संस्कार की परंपरा बनाइए, झूठ ना बोले ये परंपरा बनाइए, चोरी ना हो ये परंपरा बनाइए। ये परंपरा मत बनाइए कि साहब वो तो ऐसा होगा। अब गांव में आते हैं तो एक भी घर नहीं बताता, हम क्यों बताएं, और फिर झूठ सब बोलते हैं क्योंकि बच्चे और महिलाएं रह जाती हैं, बाकी सब लोग झूठ बोलते हैं। साहब पता ही नहीं, क्यों पता नहीं है भाई? आप सब एक दूसरे को नहीं जानते हो क्या? इसी गांव में रहते हो, नहीं जानते हो क्या? लेकिन झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने से भी हमारा है ना चारित्रिक पतन होता है, नहीं करना चाहिए। अच्छे विचार अच्छे होना चाहिए। कहते हैं ना कि अच्छे विचार होंगे तो अच्छा मन रहेगा, अच्छा तन रहेगा। बोलते कि नहीं बोलते हैं? बीमार भी नहीं होता है व्यक्ति। लेकिन हमारे मन में यदि दूषित विचार होंगे तो आपराधिक की ओर जाएंगे अपन, और जाएंगे तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएंगे तो जेल चले जाएंगे। तो जेल में अच्छा लगता है क्या किसी को रहना? आजकल तो जेल भी सुधार गृह हो गए, वहां भी सुधार के मौके दिए जाते हैं। तो हम क्यों नहीं इस चीज को अपनाएं? जो व्यक्ति गलत है, ये सब संवाद उसी के लिए है। आप जो बैठे आपके लिए मैं कतई नहीं कह रहा हूँ। जो गलत है, जो चोरी जैसे काम में लिप्त है, हमने पकड़े भी है, उन लोगों के लिए है कि आप उनको बिठाइए। आते तो हैं ही वो रात दिन में, अभी जैसे नहीं है, लेकिन आएंगे तो सही ना। उनको बिठाइए कि भैया आपके कारण, आप 10 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण हम 90 लोग परेशान हैं। हमारे पूरी समाज की बदनामी हो रही, तू हो रही है, और समाज हमें पूरा जो मानव समाज है वो घृणा की दृष्टि से देखता है। उस चीज को हमें दूर करना है। वो कैसे दूर होगा? आपके बातचीत करने से। आप चिल्ला चोट बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। नेता के फार्म हाउस में चल रही थी नकली शराब फैक्ट्री। ग्वालियर के घाटी गांव क्षेत्र में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। 2 मंजिला मकान में देशी और विदेशी नकली शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। लगभग 4 करोड़ की नकली शराब और 1 करोड़ की मशीन जब्त की गई है। एक महिला सहित 5 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनमें हरियाणा के तस्कर भी शामिल हैं। दरअसल आपको बताएं, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फार्म हाउस पुराने कांग्रेस नेता सुरेंद्र तोमर का बताया जा रहा है, जिन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा था। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री किराए पर लेकर चलाई जा रही थी। फैक्ट्री से 25,000 लीटर कच्ची शराब, 429 पेटियां रेडी ब्रांड की शराब, नगदी 7 लाख रुपए और एक लोडिंग जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि यहां बनने वाली शराब की सप्लाई हरियाणा में की जाती थी।
धार कोतवाली थाना क्षेत्र की बस स्टैंड पर संजय पिता मुकेश की संदिग्ध मौत ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। जब उसे जिला अस्पताल लाया गया तो उसका बेटा छोटा बच्चा, जिसकी आंखों में मासूमियत और डर की मिलीजुली भावनाएं थी, परिवार के साथ मौजूद था। बच्चे की नजरें बार बार अपने पिता की ओर दौड़ रही थी। शायद यह समझने के लिए उसका पिता अब लौट कर कभी नहीं आएगा। परिवार की टूटती हुई भावनाओं ने अस्पताल का माहौल और भी भारी कर दिया। घटनास्थल पर मिली टैबलेट और इंजेक्शन की पुष्टि से संकेत मिलता है कि युवक के नशे की अत्यधिक मात्रा ली थी। लेकिन यह सवाल अनसुलझा है कि शहर के ब्रह्माकुंडी, गुलमोहर, कुमारगट्ठा, अर्जुन कॉलोनी और बस स्टैंड इलाकों में नशा खुलेआम क्यों बिक रहा है और पुलिस की नाक के नीचे यह कारोबार लगातार चल रहा है। धार जिले में हाल ही में पुलिस के बड़े तबादले हुए हैं, लेकिन यह हैरान करने वाली बात है कि कोतवाली थाना के कई पुलिसकर्मी अभी अपने पुराने इलाके में ही ड्यूटी कर रहे हैं जहां पहले वे तैनात थे। सवाल उठता है कि यदि ड्यूटी नए थानों में होनी थी तो वे पुराने इलाके में क्यों रुके हैं? क्या इसका कारण यह है कि उनके पुराने अवैध कारोबारी संबंध अब भी जारी है? इसका नतीजा यह हुआ कि नशा तस्करों का कारोबार खुला और बेधड़क चलता रहा। यह पूरे शहर के लिए एक चेतावनी है कि युवा पीढ़ी लगातार खतरे में है। प्रशासन और पुलिस की लापरवाही न केवल एक परिवार को तोड़ा बल्कि पूरे शहर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट होंगे, लेकिन इतना तय है कि शहर की युवा पीढ़ी अब पहले से भी ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है। परिवार की टूटी हुई जिंदगी, छोटे बच्चे की मासूम आंखों में डर और पुलिस की बेरुखी से यह सब मिलकर एक दर्दनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं। नशे की बढ़ती लत और तस्करों के खुलते कारोबार पर लगाम लगाइए। पुलिस की यह लापरवाही जो शहरवासियों और युवाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है, अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। धार बस स्टैंड की यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, यह पूरे शहर की चेतावनी है। अगर आज कार्रवाई नहीं हुई तो कल शहर की युवा पीढ़ी इस नशे और लापरवाही की भेंट चढ़ सकती है। सुनवाई करो, ऑर्डर बंद कराओ, गांजा बंद कराओ, इंसान मिलना चाहिए। क्यों मर गया, इसकी पूरी जांच करो, पूरा पोस्टमार्टम करो। भोपाल, दिल्ली ये बात जाना चाहिए। कितने बच्चे मरे यहाँ पे मर गए, 4-5 लड़के मर गए। ये पाउडर? हाँ, पाउडर गांजा और बिकता है इमली के नीचे। ये इमली के नीचे गांजा पाउडर बिक रहा है। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कोई सुनता नहीं, कोई पकड़ नहीं हुई है अभी तक। बोलने जाते हैं तो बोले आपको क्या जरूरत है, पाउडर बेचने वाले ये बोलते हैं। ये लड़के होड़ मर चुके हैं तो नहीं पकड़ रही। पकड़ना चाहिए उनको, बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। इंदिरा कॉलोनी है, जबरन कॉलोनी है ये। अजय भी मर गया, गुड्डू मर गया, संजय मर गया, कल्लू मर चुका है। पुलिस जानती है पुलिस की तो ये क्या घटना हुआ अभी? ये मेरा बेटा नशा कर रहा है, इसका नाम संजय है और इसने पाउडर का नशा कर लिया। सब घर में सब सामान पड़ा हुआ उसके सिराने से मिला और चमारवाड़े में बिक रहा है। पुलिस जानती है कि कहाँ पाउडर बिक रहा है और पुलिस सबको बेवकूफ़ बना रही है कि कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है, और पुलिस उनसे पैसा खा रही है और पुलिस को भर पल्ले पैसा खिला रहे। बेचने वाले चमारवाड़े में बिक रहा है, नौगांव में बिक रहा है, कुमारगड्ढे में बिक रहा है। पुलिस को सारा मालूम है कि काका बिक रहा। ये कब से नशा कर रहे थे और किससे? ये मेरा छोरा कभी नशा नहीं करता था। ये सभी पुलिस वालों के छोरों ये सब साथ में रह कर करना सिखाया नशा। ये किससे लेके आ रहे थे, कुछ मालूम है? ये कहता था कि कुमारगड्ढे में जा रहा हूँ, वहाँ मिलता है, चमारवाड़े में मिलता है, नौगांव में मिलता है और भी कहने कहाँ कोरट में मिलता है। सारी दूर बताता था। ये नशे में बबड़ता था तो हम सुनते थे इसका। अभी क्या घटनाक्रम हुआ? आपका बेटा कैसे क्या मरा? ये तो मैं तो थी ही नहीं है। मैं सुबह चली गई थी, उसकी बीवी कल से चली गई थी और घर में ये सोया था। हम समझे सोया तो मैं बाहर गाँव चली गई थी 7:30-8 बजे और आके देखा तो ये दरवाजे में से यहाँ से ऊपर से चढ़ाया इसको। मेरे बड़ा वाले छोरे को खूब दरवाजा ठोका, दरवाजा नहीं खोला तो फिर ये यहाँ से चढ़ा ने देखा तो ये फिर उसने अंदर का दरवाजा खोला। आप नशे के खिलाफ कुछ बोलना चाहेंगे? हम तो नशे के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं कि पुलिस को कार्रवाई नहीं कर रही है और पुलिस जानती है कि काका पाउडर बिक रहा है। पुलिस भल पर ले पैसा खा रही है और मेरे बेटे की जान गई है। मेरे को तो आत्मा कलप रही है और पुलिस को सारा मालूम है कि कहाँ पाउडर बिक रहा है कहाँ नहीं। पुलिस लेते देते भी धरती है, पुलिस पैसा भी खा लेती है। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं तो मेरा छोरे का जाति को मेरे को इंसाफ मिले और कहाँ का पाउडर बिक रहा है पुलिस इनको पकड़े। पुलिस कुछ नहीं करती है, पैसा खाती है पुलिस तो। आपका नाम? और पुलिस जानती है कि कहाँ का पाउडर बिक रहा है और पकड़ती है, पैसा खिला देते है, पुलिस छोड़ देती है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम सीमा। ठीक सर, अभी एक डेड बॉडी आई है, ये क्या मामला है? ये परिजनों ने बताया मेरे को कि ये नशे का आदी था और जिस हिसाब से इस बॉडी की हालत थी
उसका चेहरा पूरा नीला पड़ गया था। उसके जो दोनों हाथ है उसमें एक हाथ में सुई का निशान भी था, जिससे ये लग रहा है कि शायद इसने कोई इंजेक्शन वगैरह लिया होगा। उसकी छाती और उसका पेट भी नीला पड़ा हुआ है पूरा। और परिजनों ने उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ भी बताए उनके फ़ोन में, उसके कमरे में। उनका ये बोलना है कि ये बच्चा कल रात 12 बजे अपने कमरे में गया था, उसके बाद ये बाहर नहीं निकला। घर वालों को लगा कि सोया होगा। उन्होंने आज शाम में दरवाज़ा तोड़ के या फिर खिड़की तोड़ के, जो भी वो बोल रहे थे, उसके बाद वो अंदर घुसे और उसे इस हालत में सरकारी जिला अस्पताल भोज अस्पताल लाया गया। अभी मैं इस पे अपना ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता जब तक पीएम रिपोर्ट ना आए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद साफ हो जाएगा कि इसकी मृत्यु का कारण क्या है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र रघुवंशी है। इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। किन्नर समाज से जुड़े विवादित प्रकरण में फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी आरोपी राजा हाशमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला कुछ दिनों पूर्व का है, जब समाज के कुछ लोगों द्वारा झगड़े के दौरान एक व्यक्ति को फिनाइल पिलाने और मारपीट करने की घटना सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। घटना के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों की तलाश शुरू की। एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि 3 आरोपी राजा हाशमी, अक्षय कुमायूं और पंकज जैन फरार चल रहे थे। डीसीपी जो ने तीनों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखने की घोषणा की थी। पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश में लगी हुई थी। इसी दौरान तकनीकी जानकारी और मुखबिर की मदद से आरोपी राजा हाशमी की लोकेशन गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में मिली। पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर उसे उसके बहनोई के घर से गिरफ्तार किया। आरोपी को हिरासत में लेकर इंदौर लाया गया है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग की है, ताकि पूरे मामले की विस्तृत पूछताछ की जा सके। फिलहाल अन्य 2 आरोपी अक्षय कुमायूं और पंकज जैन अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के प्रयास जारी है। हाँ हो गई ना, तुमने नहीं ली? हाँ चल लो। ये पिछले कुछ दिनों पूर्व नंदलालपुरा जो थाना पंडरीनाथ के अंतर्गत 24 किन्नर समाज के लोगों के द्वारा फिनाइल पी लिया गया था, जिसमें उसमें एक FIR कराई गई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि 4 लोगों के द्वारा जो नामजद कराए गए थे, इनके द्वारा ये बताया गया था कि इसने इनकी प्रताड़ना से इनके द्वारा मारपीट की गई, हमें जान से मारने की धमकी गई थी। इन धाराओं में केस रजिस्टर्ड किया गया था। इसमें 4 आरोपी नामजद बनाए गए थे, जिसमें एक सपना आजी थी और दूसरा इसमें 3 लोग अन्य थे, जिसमें कि पंकज जैन और अक्षय कुमायूं और जो दूसरा राजा हाशमी था। तो कुल मिलाकर 4 आरोपी थे, जिसमें से सपना हाजी को पकड़ा गया था। इसमें 3 आरोपी घटना दिनांक से फरार चल रहे थे, जिनकी लिए लगातार टीमें दबिश दे रही थी। इनकी गिरफ्तारी के लिए डीसीपी जॉन 4 सर के द्वारा भी इसमें इनाम किया गया था। 10,000 रुपये का प्रत्येक आरोपी पर इनाम किया गया था। टीमें लगातार हर संभावित स्थानों पर दबिश दे रही थी। सूचना मिलने पर ये पंडरीनाथ की टीम के द्वारा ये राजा हाशमी जबलपुर, ये मूवमेंट इसका पता चला था कि जबलपुर और नरसिंहपुर और सिवनी में ही मूवमेंट करता है। 10 दिन से पंडरीनाथ की टीम लगातार इसको फॉलो कर रही थी, कभी जबलपुर, सिवनी और नरसिंहपुर में। चूँकि ये जबलपुर का रहने वाला है, थाना आधार ताल के अंतर्गत अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। इसके खिलाफ 7 मामले कुल शहर के विभिन्न थानों में जबलपुर और इंदौर में पंजीबद्ध है। इसकी पिन पॉइंट सूचना मिलने पर पंडरीनाथ की टीम के द्वारा इसको बलराजपुर थाना गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से इसके बहनोई सानू के यहाँ से हिरासत में लिया गया है और अब उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। अभी 2 आरोपी फरार हैं, अक्षय कुमायूं और पंकज जैन। इन दोनों की भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और इसमें मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपना हाजी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा जो 3 अन्य फरार थे, इसमें लगातार पंडरीनाथ की पुलिस, जो वहाँ के जो एडिशनल डीसीपी अग्रवाल के नेतृत्व में लगातार ये लोग इसमें टीम बनाकर लगातार गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं, जिसके प्रयासों में दूसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जल्दी ही अगले जो 2 आरोपी बचे हुए हैं, अक्षय कुमायूं और पंकज जैन, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बड़वानी जिले में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। काटकर निकालने के लिए तैयार फसलें खेतों में भीग रही हैं, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। मक्का और कपास की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। आज सोमवार सुबह 9 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री कमल तोमर ने बताया है कि मक्का और कपास की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। मक्का का सरकार द्वारा समर्थन मूल्य तय करने के बावजूद कम भावों में खरीदी हो रही है। वहीं कपास की फसल भी बारिश की मार झेल रही है, जिससे किसानों की लागत निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं कटी हुई फसलों में बारिश का पानी लगने से अंकुर हो रहा है।
भाई साहब, बेमौसम बारिश जो अंजड़ क्षेत्र में शुरू हुई है गत 1-2 दिनों से, क्या स्थिति फसलों की फिलहाल? भाई साहब, जो अभी बेमौसम बारिश हो रही है इसमें किसानों की फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है। खास करके मक्का की, बहुत से किसानों की मक्का अभी बाकी है। कुछ किसानों ने निकाल के बेच भी दी, लेकिन बहुत से किसानों की मक्का जिन्होंने तोड़ के रखी है उनका बारिश की वजह से नुकसान हो रहा। कपास का भी नुकसान हो रहा, कपास की ब्लास्टिंग हुई है, लेबर उनको चुनने की स्थिति में, लेकिन बारिश लगातार होने की वजह से कपास का भी नुकसान हो रहा। और मक्का का तो डबल मार पड़ रही। सरकार के तरफ से भी जो एमएसपी तय की है 2400 रुपये, उसमें बिक नहीं रही। व्यापारी उसमें 1200 से 1500 में खरीद रहे, जबकि एथेनॉल कंपनी ने करोड़ों रुपए का सब्सिडी ली है, लेकिन एथेनॉल का कोई भाव तो गिरा नहीं। फिर मक्का का रेट ये इतने कम में क्यों ले रहे हैं? तो कहीं ना कहीं किसानों का बहुत नुकसान हो रहा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसी स्थिति में सरकार की भी मार पड़ रही है और मौसम की भी मार पड़ रही है। फसलों में अंकुरण भी शुरू हो गया है, कहीं कहीं देखा जा रहा है। हाँ, फसलों पे पानी गिर रहा है तो वो तो मक्की जो जमीन पे गिरी है वो तो खराब हो रही, अंकुरण होने लग गया है। ऐसी स्थिति रही आगामी 1-2 दिन बारिश में तो और कितने प्रतिशत नुकसान हो जाएगा? बहुत किसानों का भाई साहब, अभी ये तो समझो 60% किसानों की मक्का निकलना बाकी है, उनका सभी का नुकसान हो रहा है। और कपास में भी यही स्थिति है, सभी का नुकसान हो रहा है। भारतीय किसान संघ की ओर से सरकार से क्या मांग करेंगे? भारतीय किसान संघ हम यही मांग करते हैं कि जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाए और सरकार को समर्थन मूल्य पे मक्का खरीदना चाहिए, ताकि उन किसानों को उसका उचित मूल्य मिल सके। कपास में भी सीसीआई में देरी हो रही है, तो अभी इन्होंने जो पंजीयन में बहुत दिक्कतें आ रही। पंजीयन तो शासन तरफ से हो भी गए हैं, लेकिन अप्रूवल में तकलीफ आ रही है और स्लॉट बुकिंग में बहुत दिक्कत आ रही। तो कहीं ना कहीं किसानों को उलझाने का काम है सरकार का। पंजीयन में और हो गया तो इनको सीधा डायरेक्ट मंडी में सीसीआई को खरीदना चाहिए। जो स्लॉट बुकिंग वाला मामला है इसमें इसको सरलता किया जाए, नहीं तो किसान बहुत परेशान होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना से आ रही है। टेंडरा आरआई और पटवारी का तानाशाह रवैया, सीमांकन के लिए परेशान भूमि स्वामी। सबलगढ़ तहसील में आने वाले गांव टेंडरा में भूमि स्वामी अलीमुद्दीन शेख पिछले 6 महीने से अपने सीमांकन के लिए दर दर भटक रहे हैं। सीमांकन भूमि का सर्वे नंबर 1138, 1142, 1236 है। मुरैना कलेक्टर के आदेश के बाद 1142 और 1236 का सीमांकन तो हो गया, पर अभी भी 1138 का सीमांकन नहीं किया गया। 1142 और 1236 का सीमांकन होने के बाद भी उसकी फाइनल रिपोर्ट रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई। जब इस बारे में तहसीलदार के बाबू देवेंद्र भदौरिया से बात की तो उनका कहना है कि आरआई और पटवारी ने अभी तक इनकी रिपोर्ट तहसील कार्यालय में जमा नहीं की है। भूमि स्वामी ने इस समस्या के निदान के लिए सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कर रखी है, जो L4 पर दिखा रही है। आरआई दीनानाथ और पटवारी अमित मांझी का तानाशाह रवैया साफ साफ देखने को मिल रहा है। 1138 सर्वे नंबर का सीमांकन नहीं किया जा रहा, उसके लिए सबलगढ़ एसडीओ मेघा तिवारी ने आरआई और पटवारी को आदेशित भी किया था, उसके बाद भी सीमांकन नहीं किया गया। मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने स्पष्ट यह कहा है कि 45 दिन में सीमांकन बंटवारा सभी कार्य निपटाए जाए, उसके बाद भी सीमांकन रिपोर्ट तहसील में जमा न करना कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते दिख रहे हैं। राजस्व निम्नानुसार बताया गया कि 8 दिन में सीमांकन रिपोर्ट पेश कर प्रकरण को समाप्त कर दिया जाता है। आरआई और पटवारी की तानाशाह रवैया पूरे मुरैना जिला प्रशासन को चुनौती देता दिख रहा है। अब देखना होगा मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़, आरआई दीनानाथ और पटवारी अमित मांझी पर क्या कार्रवाई करेंगे। यूनिस खान, एग्जीक्यूटिव ग्रुप एडिटर। और ये कौन है आपके साथ? क्या नाम है इनका? क्या प्रकरण, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है हमारी सर, भारत खेत क्षेत्र में 3 खेत है। खेत नंबर 1142, 1236, 1138। इसमें से 2 खेतों का सीमांकन हो गया, लेकिन उसकी जो पंचनामा रिपोर्ट होती है ना, वो अभी वहाँ ऑफिस में जमा नहीं की है। हम जाते हैं तो ये बोलते हैं कि अभी जमा नहीं हुई, हमने उसकी पावती चाहिए उसकी, इसलिए वो प्रकरण खत्म हो जाए। और हमारा भी ये खेत रह गया है, वो भी जब हुआ है हमारा बंटवारा, जब हमने सीएम हेल्पलाइन पर लगाई थी, जब L4 पे पहुँच गई रिपोर्ट, जब किया है। आरआई पटवारी दोनों हमारा काम ही नहीं कर रहे। तो अभी अब हमने पूछी तो आरआई बोलता है कि पटवारी फाइल जमा कर देगा, पटवारी कहता है आरआई जमा नहीं करेगा। तो अभी तक आपकी एक भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, और एक खेत अभी आपका सीमांकन के लिए रह गया है। एक खेत सीमांकन के लिए रह गया। तो अभी आरआई पटवारी क्या कहते हैं? अभी कहते हैं कि उसमें दिक्कत है, कुछ बताते हैं, पता नहीं है क्या दिक्कत हुई है। हेलो हेलो, हाँ आरआई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। यूनिस खान बोल रहा था। हाँ बताओ। वो अपनी रिपोर्ट पेश हो गई क्या तहसील में, सीमांकन जो हुआ था? हाँ बाकी तो पेश हो गई।
ये बाद वाला आपने जो 9 तारीख को किया था वो? जी अरे लास्ट में करवाते थे। हाँ। ताकि अबे नहीं हुई। कब तक होगी? बाबूजी को फोन किया, बोल रहे यार ऐसा अभी रिपोर्ट नहीं लेके आए हैं। हाँ अरे वो आएगा पटवारी से नक्शा आए तभी तो रिपोर्ट बनेगा की। नहीं तो फिर ये प्रकरण कैसे निपटेगा आप ये तो बताओ। कौन सा वाला? ये सीमांकन जो हुआ है उसका फाइनल उसको प्रकरण समाप्त तो किया जाए रिकॉर्ड में। हाँ तो बता तो रहे, अब आज पटवारी आएगा वहाँ से नक्शा लेके मैं रिपोर्ट दे देंगे। तो आप यार इसको निपटवाओ, कल वो आ रहा है भूमि स्वामी तो वो रिपोर्ट लेने आ रहा था तहसील। तो वो अब रिपोर्ट वहाँ पहुँच जाएगी तभी तो तहसील में रिपोर्ट मिलेगी। नहीं तो इसकी कोई समय सीमा नहीं रहती कितने दिन में रिपोर्ट पेश की जाती है? नहीं जब ये समय सीमा नहीं जाती, मतलब ये है कि सीमांकन कर आए फिर मतलब आएगा अपन बैठ के घर में रिपोर्ट बनती है। नहीं तो वो समय सीमा तो होती होगी, मतलब कब तक बनती है, कितने दिन में पेश होती है? हाँ तो बता तो रहे, जैसे सीमांकन हैगा वो मतलब वहाँ से निपटेगा। अब रिपोर्ट है, रिपोर्ट का है 10-15 दिन में बन जाता है। 20 दिन हो गए यार आई साहब। तो त्योहार पड़ेगा हो ना, 4-5 दिन तो त्योहार में निकल गए। हाँ बस बना के और दे देंगे उनका। टाइम का लगता है, नक्शा आएगा उसी रिपोर्ट बनेगी। तो कब तक समझे इसको, कब तक फाइनल हो जाएगा? भाई परसों मान लो, तो आज भाई नक्शा ले लेंगे वहाँ से। हाँ